राजधानी में बैठे हुए वो युवा नेता कहां गायब थे जो शिक्षा रोजगार पे चुनाव लड़ते हैं? कोई दिल्ली में रह के एसी में बैठ के ट्वीट करते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं, पटना में रह के, लेकिन वो युवा नेता कहते हैं कि हम युवाओं के नेता हैं, युवा के लिए हम जान दे देंगे, जेल चल जाएंगे। वो युवा नेता कहाँ थे 10 घंटा तक? जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, ठीक है चलिए कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि जातीय जनगणना का बात कीजिएगा तो बीपीएससी पेपर लीक को आप छोड़ दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप उसके बाद चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, उसके बाद आप चिराग पासवान जी हो, कन्हैया कुमार तो कोई ट्वीट भी नहीं किए हैं, प्रशांत किशोर जी हो, यानी कि कोई नेता हमें नजर नहीं आया जो बीपीएससी पेपर लीक पे फिर बोले दोबारा। आरक्षण के सिवा तो आपके पास कोई औकात नहीं है देने का, और ना ही कुछ आप दे सकते हैं, ना ही आपके पिताजी दिए, और ना ही कोई भी देश का नेता आरक्षण के अलावा कुछ नहीं दिया। बिहार के तमाम युवाओं को भी ये सवाल करना चाहिए इन नेताओं से कि आप आते हैं युवा का नेता कहलाने, एसी में बैठ के लंबा लंबा भाषण दे देते हैं टीवी चैनल पे, आप बोलते हैं कि हम युवाओं का नेता है। आरक्षण लेके जातीय जनगणना के बाद उसका जाल बजाएंगे ये लोग। जो ये लोग हैं, जो बिहार के जो दलित गर्भित, दलित दबे कुचले वंचित क्या क्या लोग स्लोगन बनाए हुए हैं, वो झाल बजाएंगे इस आरक्षण का लेके कि आपको आरक्षण मिल गया, आप परीक्षा में बैठने गया, क्वेश्चन आउट है, आपका क्षमता है 100 बनाने का 150 में, क्वेश्चन देके वो 130 बना दिया, आप तो आपका आरक्षण का लाभ मिलेगा ही नहीं आपको। जा रहे हैं भारत के 25 साल, अरे पहले बिहार का 1 साल का ये बता दें। इनके जो कार्य प्रणाली और लक्षण जो है, ये तो अपने राघोपुर नहीं जाते हैं, वो तो हाईलाइट हुए थे भारत को गाली देके, और उन्हें माइलेज मिला। उनको क्या मतलब छात्रों से? उनको तो है कि जितना गाली दोगे देश को, सत्ताधारी दल को, उतना ही उनका बड़ा नाम होगा। उनकी पैदाइश ही जो है भारत को गाली देकर है। जब ये सुशासन, सुराज्य, अच्छे दिन या जो भी ये सब बात होता है तो बड़ा डर लगता है। ये जो गठबंधन बना हुआ है ना शिक्षा माफियाओं का, उसमें कोचिंग संचालक, शिक्षक, नेता, अफसर, मंत्री, विधायक ये सब शामिल है। जब तक ये गठजोड़ नहीं टूटेगा तब तक बिहार का भला नहीं होने वाला। दुर्दिन है, बिहार पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा वाला स्थिति होने वाला, अंधेरा कायम होने वाला है यहाँ पे। तो जरूरत है कि या दो ही काम किया जाए, या तो पूरा लीडरशिप आप बदलिए, या फिर इनको उधर मजबूर कीजिए कि आपके जन सरोकार वाले कामों पर, भविष्य पर ये ध्यान दे। साल 1974 में इस देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, संपूर्ण क्रांति, आप सभी जानते होंगे। उसकी शुरुआत जिस धरती से हुई वो इसी बिहार की भूमि थी। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसने बिहार को न जाने कितने नेता दिए। आप रामविलास पासवान की बात कर लीजिए, आप नीतीश कुमार की बात कीजिए, सुशील कुमार मोदी की बात कीजिए, या फिर लालू प्रसाद यादव की बात कीजिए, ये सभी छात्र राजनीति के ही उपज थे। उसके बाद पहली दफा यह हुआ साल 2020 में, जब बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस सभा में जा रहे थे वहां पर रोजगार की बात कर रहे थे। बिहार में पिछले 30 सालों की अगर हम बात करें, जो समाजवादी सरकार चल रही है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की सरकार हो या फिर जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनकी सरकार हो, दोनों छात्र राजनीति के उपज हैं। छात्रों के दर्द को देखते हुए, समझते हुए, वो एक यात्रा तय करते हुए पहुंचे हैं इस गद्दी तक, इस मुकाम तक जो बिहार की बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन आज बिहार में शिक्षा का क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा नहीं है। हमारा ये हमेशा सवाल रहता है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार के पलायन पर और बिहार के रोजगार पर। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे मेरे दाएं और बाएं तरफ छात्र नेता दिलीप बैठे हुए हैं, और मेरे दाएं तरफ आदेश पुरी, जो जिनका स्पेशलाइजेशन है स्टूडेंट बीट पर, एजुकेशन बीट पर, रोजगार पत्रकार भी ये कहलाते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं। बिहार के आज के संदर्भ में अगर आप बात कीजिए तो सबसे रेलेवेंट कोई मुद्दा अगर है तो वो रोजगार ही है। लेकिन 2020 के जब चुनाव परिणाम आए और सरकार नहीं बनी तेजस्वी यादव की, उसके बाद भी युवाओं को, जो युवा तबका है बिहार का, जो प्राइवेट नौकरी या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसे ये उम्मीद थी कि इस बार जितनी अधिक संख्या में विधायक मिले हैं विपक्ष को, तेजस्वी यादव का नेतृत्व बहुत मजबूत होगा, बिहार की धरती पर फिर से आंदोलन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी आप सीएसबीसी से लेकर बीपीएसएससी से लेकर बीपीएससी और बीएसएससी, कोई किसी का बात कर लीजिए, सभी जगह पेपर आउट, रिजल्ट लेट से आना, रिजल्ट में धांधली, मामला कोर्ट पहुंचना, सभी कुछ चल रहा है। निष्कर्ष
नहीं पहुंच पा रहा है, निष्कर्ष तक बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा जरूर हमारा छात्रों पर होगा, अभ्यर्थियों पर होगा, बेरोजगारों पर होगा, लेकिन इसका हम राजनीतिकरण जरूर करेंगे। हम प्रशांत किशोर पर बात करेंगे, हम कन्हैया कुमार पर बात करेंगे, हम तेजस्वी यादव पर बात करेंगे, हम चिराग पासवान पर बात करेंगे। हम अब बूढ़े नेताओं की बात नहीं करना चाहते हैं। बिहार उनको झेल चुका, बिहार की दुर्गति के जिम्मेदार यही लोग हैं, लेकिन जो युवा तबका के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। शुरुआत हम करेंगे दिलीप से। दिलीप, देखिए, आप लगातार आंदोलन करते रहे हैं 4-5 साल से, तो मैं आपको जान रहा हूं। पटना यूनिवर्सिटी से हो या फिर अशोक राजपथ में भीड़ जुटाना हो, कोई भी पेपर आउट हो, चाहे स्टेट का मामला हो, शिक्षक अभ्यर्थी का कोई मामला हो, सब जगह आप रहते हैं। युवा नेता गायब हैं। और सबसे बड़ा मेरा सवाल जो आपसे यही रहेगा कि तेजस्वी यादव, बताइए, बीपीएससी का पेपर आउट हुआ, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आदेशपुरी लगातार खबर चला रहे हैं, तेजस्वी यादव बेरोजगारी पर चुनाव लड़े थे। कौन सा उनका मीटिंग हुआ है नीतीश कुमार से उस दिन बंद कमरे में जातीय जनगणना के नाम पर, की फिर अदालत है, एक बार ये बीपीएससी का मुद्दा नहीं उठाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 2020 में जो शिक्षा और रोजगार प्रमुख चुनावी मुद्दा बना, वो ऐसे ही नहीं बना था। उससे पहले आप याद कीजिए, फरवरी मार्च 2020 में दरोगा बहाली में धांधली को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था और जबरदस्त आंदोलन हुआ था। हमने अपने शादी के कार्ड पे भी लिखवा दिया था। तेजस्वी ने ट्वीट भी किया, तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया था। और उसी आंदोलन का असर हुआ कि शिक्षा रोजगार को प्रमुख मुद्दा तेजस्वी यादव जी ने बनाया। लगा कि नहीं, ये लाखों युवाओं के माने हित का सवाल है, लाखों युवा इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन चुनाव के बाद फिर पता नहीं क्या हो गया, ये मुद्दा ही गायब कर दिया है सब लोगों ने, पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग। सरकार तो गलती कर ही रही है, लेकिन विपक्ष को तो चाहिए कि जनता की आवाज़ बने, जहां सरकार गलत कर रही है वहां पे जनता की तरफ से वो लड़े। लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, सभी लोग चुप थे। पूरा कहानी सुनिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, सभी लोग चुप है। आदेश जी ने शुरुआत किया, चलाया, सबसे पहले आदेश जी ने चलाया। हमने सीएम को ईमेल किया, कुछ टीवी चैनलों पे चलाया गया, हम ही ने भेजा तो चलाया गया। उसके बाद परीक्षा समाप्ति के बाद आदेशपुरी जी जाते हैं सेंटर पे, मैच करवाते हैं कि वही क्वेश्चन है या नहीं। जब कंफर्म हो जाते हैं कि वही क्वेश्चन है, हम इनका भी सुनते हैं, स्टूडेंट्स से भी हम पूछते हैं जो एग्जाम देने गए हैं, हमारे फेसबुक वॉल पे भी कमेंट आता है कि यही क्वेश्चन था। उसके बाद हम बस से लाइव आते हैं कि क्वेश्चन आज का जो था वही था, ये क्वेश्चन वायरल था, पेपर लीक था। हम पटना आ जाते हैं दरभंगा से, जबकि हमारे पास अपना कोई संसाधन नहीं, बस से आते हैं। लेकिन राजधानी में बैठे हुए वो युवा नेता कहाँ गायब थे जो शिक्षा रोजगार पे चुनाव लड़ते हैं। कोई दिल्ली में रह के एसी में बैठ के ट्वीट करते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं, पटना में रह के। लेकिन वो युवा नेता कहते हैं कि हम युवाओं के नेता हैं, युवा के लिए हम जान दे देंगे, जेल चल जाएंगे। वो युवा नेता कहाँ थे 10 घंटा तक, जब हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, आदेश जी साथ देते हैं, कुछ टीवी चैनल वाले साथ देते हैं हमारा। उसके बाद हम पटना भी पहुंचते हैं और हम लाइव पे लाइव आके टीवी चैनलों पे और अपने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम ये सरकार को चैलेंज करते हैं कि अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, जांच नहीं हुई, तो कल से पटना की सड़कों पे छात्र ही छात्र नजर आएंगे। तब सीएम हस्तक्षेप करते हैं। उससे पहले बीपीएससी के क्या करते हैं अधिकारी, नाम के लिए जांच टीम बैठाते हैं, 24 घंटा का समय देता है। जब सीएम का हस्तक्षेप होता है तो एग्जाम कैंसिल होता है, जांच टीम बैठती है। आप सुनिए, उसके बाद आते हैं हमारे बिहार के तथा कथित युवा नेता, सब ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। चिराग ने भी ट्वीट किया था, तेजस्वी ने भी ट्वीट ही किया था। लेकिन जब हम लोग सारा चीज कर दिए, तब आपको ट्वीट करने की जरूरत कहां थी महाराज? आप उस समय कहां थे? 12 बजे से ये खबर चल रही थी कि क्वेश्चन आउट है, आप शाम के 7 बजे तक कहां थे? जब तक कि नीतीश कुमार जी ने क्वेश्चन लीक के चलते, पेपर लीक के चलते एग्जाम कैंसिल करने का आदेश नहीं दिया, तब तक आप कहां थे? एक सवाल और है दिलीप, तेजस्वी यादव ने इस पर मीडिया से बातचीत भी किया, उन्होंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन 10 मई को, 8 मई को पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ शाम तक। 10 मई को उन्होंने प्रेस वार्ता करके नीतीश कुमार के सामने ये मांग रखी थी कि अगले 48 से 72 घंटों में हमसे आप मिलिए जातीय जनगणना के मामले पर। उसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात 11 मई को होती है शाम के 4:30 बजे, और उसके बाद से तेजस्वी एकदम डेड साइलेंट है, बीपीएससी के मामले पर गायब हो गए हैं वो। मतलब उस मीटिंग में क्या ऐसा हो गया कि उसके बाद तेजस्वी जो बोल रहे थे 9 तारीख तक, वो बिल्कुल शांत हो गए? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कहां हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब बीपीएससी का पेपर लीक के बात थी, ये लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल था। 6 लाख सिर्फ अभ्यर्थी थे, 6 लाख का परिवार है, और जो स्टूडेंट्स अगली बार परीक्षा में शामिल होते, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में है,
वो लोग भी देख रहे हैं जो मैट्रिक इंटर में है, जिनको आगे जाके बीपीएससी की तैयारी करना है। तो करोड़ों युवा इससे जुड़े हुए थे। आप उस मुद्दे को कैसे भूल गए? आप जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, ठीक है चलिए कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि जातीय जनगणना का बात कीजिएगा तो बीपीएससी पेपर लीक को आप छोड़ दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप उसके बाद चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, उसके बाद आप चिराग पासवान जी हो, कन्हैया कुमार तो कोई ट्वीट भी नहीं किए हैं, प्रशांत किशोर जी हो, यानी कि कोई नेता हमें नजर नहीं आया जो बीपीएससी पेपर लीक पे फिर बोले दोबारा, या फिर सीबीआई जांच की मांग करे, या अभी भी कुछ बोले। तो आखिर ये लोग चाहते क्या है? सिर्फ युवा शब्द जो है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेरोजगार युवा, रोजगार, इस शब्दों का यूज करके और वोट लेना चाहते हैं सिर्फ। लेकिन जब उनके हक की बात आती है, लड़ाई की बात आती है, तो ये लोग सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं और गायब हो जाते हैं। वो भी मीडिया वाले ने पूछा तब आप बोले कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए। आप चाहते जो भी नेता हैं, इन लोगों के पास पावर है, हम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कम मीडिया लोग आएंगे, लेकिन ये लोग कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर हुए, और भी जो युवा नेता कहते हैं अपने आप को, ये लोग एक बार कहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करना चाह रहे हैं, इतना समय दे देंगे, हजारों मीडिया पहुंच जाएगा, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल सब मीडिया। और वो लोग एक बार अगर मांग कर दे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, प्रभाव पड़ेगा, असर होगा। लेकिन क्यों नहीं ये लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल है। और बिहार के तमाम युवाओं को भी ये सवाल करना चाहिए इन नेताओं से कि आप आते हैं युवा का नेता कहलाने, एसी में बैठ के लंबा लंबा भाषण दे देते हैं टीवी चैनल पे, आप बोलते हैं कि हम युवाओं का नेता हैं। तो हम दिलीप कुमार किसी से डरता नहीं है और सच्चाई को उजागर करता है। तो आज मुझे कोई नेता नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो कोई छात्र नेता हो या कोई युवा नेता हो, कोई नेता मुझे नजर नहीं आ रहा है जो छात्रों के साथ खड़े हो। चलिए एक सवाल जरा आदेशपुरी से ले लेते हैं। आदेश जी, तेजस्वी यादव लंदन में हैं, भारत के अगले 25 साल के भविष्य पर चर्चा करने गए हैं, और बिहार जो उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, उनकी ही नहीं, वो बिहार जिस बिहार ने उनके पिता को नाम, शोहरत, हर कुछ दिया, जिस बिहार में राजनीति करके उनके पिता ने एक ऐसा पद मुकाम हासिल कर लिया कि आज भी तेजस्वी उसी का कमाया खा रहे हैं, लंदन में भारत पे चर्चा करने गए हैं आगामी 25 साल के लिए। आपको लग रहा है कि अगले 25 साल में बिहार बचेगा जो स्थिति में चल रहा है? देखिए, मैं इस पर बाद में जवाब दूंगा। पहले वो दिलीप ने कहा कि बीपीएससी का क्वेश्चन वायरल हो रहा था, वो जातिगत जनगणना के लिए लगे हुए थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जातिगत जनगणना, मान लीजिए जातिगत जनगणना हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? आरक्षण के सिवा तो आपके पास कोई औकात नहीं है देने का, और ना ही कुछ आप दे सकते हैं, ना ही आपके पिताजी दिए, और ना ही कोई भी देश का नेता आरक्षण के अलावा कुछ नहीं दिया, क्योंकि फोकट का है वो दे देना है। और वो भी आरक्षण कहाँ मिलता है? आरक्षण मिलता है आपको शैक्षणिक संस्थान में, नौकरी में। शैक्षणिक संस्थान में 7 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है। स्कूल का क्या हालत है सोनू बता ही रहा है, मीडिया दिखा रहा है। और रहा बात राज्य के सबसे बड़े भर्ती आयोग का, वहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन ही लीक हो जा रहा है। तो ये आरक्षण लेके जातीय जनगणना के बाद उसका जाल बजाएंगे ये लोग। जो ये लोग हैं, जो बिहार के जो दलित, गर्वित, दलित, दबे कुचले, वंचित, क्या क्या लोग स्लोगन बनाए हुए हैं, वो झाल बजाएंगे इस आरक्षण का लेके कि आपको आरक्षण मिल गया, आप परीक्षा में बैठने गया, क्वेश्चन आउट है, आपका क्षमता है 100 बनाने का, 150 में क्वेश्चन देकर वो 130 बना दिया आप, तो आपका आरक्षण का लाभ मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये आरक्षण लेके करेंगे क्या? और ये जा रहे हैं भारत के 25 साल। अरे पहले बिहार का 1 साल का ये बता दें। इनके जो कार्य प्रणाली और लक्षण जो है, ये तो अपने राघोपुर नहीं जाते हैं, कोविड में नहीं गए पूछने के लिए। हर 1 साल वहां पानी आ लगता है, गंगा का किनारा का इलाका है, बाढ़ आता है, उसमें ही पूछने नहीं जाते हैं। तो बिहार का क्या पूछेंगे? बोले थे ना जनवरी फरवरी में महारैला करेंगे, बेरोजगारी रैला। हाँ, बेरोजगारी महारैला, कहाँ वो है अभी? क्या हुआ? एक ट्वीट कर दिए, हो गया, हाजिरी लग गया कि मैंने युवाओं के लिए आवाज बुलंद कर दिया। अरे खुद जो अनपढ़ है, 9वीं क्लास पास हैं, वो क्या बात करेंगे? मुझे तो यही लगता है। और ये अपने पिताजी का जो रास्ता जो लालू यादव जो अपनाए थे, उसको ये नहीं छोड़ने वाले हैं। जात पात ही इनका प्रायोरिटी है, और इसी आधार पर इनको लगता है कि गद्दी मिलेगा। लेकिन पिता भी देख लिए इनके कि जात पात के चलते, और जो काम किए, आज जेल से निकले हैं, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से निकल के अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और 17 जगह पर छापा पड़ रहा है।
तो इनको सीखना चाहिए इससे। चिराग पासवान भी देखिए, चिराग पासवान को हम बख्श नहीं सकते हैं क्योंकि चिराग पासवान भी युवा नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनने का चाह जरूर रखते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया था रात के, मुझे याद है करीब 9:30 बजे के आसपास उनका ट्वीट आया था जब एग्जाम कैंसिल हो गया। उसके बाद 7 बजे ही कैंसिल हुआ। हाँ कैंसिल हुआ था, 9:30 या 9:30 में उनका ट्वीट आया था। और चिराग पासवान भी घूमते हैं बिहार, लेकिन बीपीएससी के मामले पे ये भी संट हो गए हैं। क्या ये लोग बीपीएससी का मतलब अर्थ, इनके पिता जबकि खुद कमीशन पास करके डीएसपी बने थे, लालू यादव तो मान लीजिए नहीं किए थे, चिराग पासवान के पिता ने कमीशन पास करके डीएसपी बना था वो व्यक्ति रामविलास पासवान। ये लोग इतना मतलब इसको इतना छोटा मामला समझते हैं कि इनके संबंध का नहीं है। मामला क्या है? देखिए, इन लोगों के पिताजी विश्वविद्यालयों में गए, गरीब घर में पैदा हुए थे, गांव में पैदा हुए थे, लड़ाई लड़े और एक मुकाम मिला। हालांकि उसका सब लोग मिसयूज किया बाद में जाके इनको शोहरत और सत्ता जो है इनको दिग्भ्रमित कर दिया। लेकिन जो इनके पुत्र हैं वो तो बचपन से यही देख रहे हैं कि इस जाति का इतना परसेंट, इसको बहकाओ, इसको लाओ, इस तरह पलटी मारो, इस तरह मौसम वैज्ञानिक बनो, यही देख रहे हैं। इनको पता ही नहीं है, ये लोग स्कूल गए ही नहीं अच्छे से, ये छात्र के प्रॉब्लम को समझे ही नहीं, ये सरकारी नौकरी का तैयारी किए ही नहीं, ये आम छात्रों के बीच में रहे ही नहीं कि कितने परेशानी के साथ वो अंधेरे सीलन भरे कमरों में रहते हैं और कितना मुश्किल से 1 महीना का गुजारा होता है पैसे से। तो ये सब तो देखे ही नहीं, तो ये क्या युवा की एक मेरा अब सवाल है इसी पर, ये लोग नहीं देखे कन्हैया कुमार वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जिस पर आप बात कर रहे हैं। गरीब परिवार का लड़का है, स्ट्रगल किया है, जेएनयू पहुंचता है, झाल बजाता है, वहां पर आंदोलन करता है, देश में फेमस हो जाता है। वो भी तो चुप है। बेगूसराय से चुनाव लड़ना होगा तो आ जाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे वो। देखिए, उनको तो रोग लग गया, वही ना चस्का लग गया कि पूरा नेशनल मीडिया है और एक गाली देने वाला लड़का है जो कि मोदी को गाली दे रहा है और उसी का क्रेडिट उन्हें मिला। पर ये बताइए, क्या जेएनयू में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए वहाँ वो भी हाईलाइट हुए थे, मेस में सुधार के लिए हाईलाइट हुए थे, सरकारी परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर वो हाईलाइट हुए थे? वो तो हाईलाइट हुए थे भारत को गाली देके और उन्हें माइलेज मिला। उनको क्या मतलब छात्रों से? उनको तो है कि जितना गाली दोगे देश को, सत्ताधारी दल को, उतना ही उनका बड़ा नाम होगा। उनकी पैदाइश ही जो है भारत को गाली देकर है। उनको कहाँ छात्रों से मतलब है? छात्र संघ अध्यक्ष तो कितने हुए, बिहार से ही कितने हुए? वो तो गाली देने के चलते फेमस हुए ना, कि जो आदमी अपने ही देश में, अपने ही सुप्रीम कोर्ट को, अपने ही देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रहा है, उसको गाली देने के बाद उनको वो पुरस्कार मिला। छात्र इसमें कहाँ है वो? चलिए, एक और नेता हैं, उनको भी हम आपसे एक सवाल ले लेते हैं, फिर इनसे लेंगे। जल्दी से बताइएगा, प्रशांत किशोर। हालांकि बहुत जिम्मेदार मैं उनको नहीं मानूंगा, लेकिन 2015 में जो गठबंधन की सरकार थी उसमें उन्होंने काफी प्रमोशन का काम किया था, जिससे सरकार बनी थी, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए थे। जन सुराज की बात कर रहे हैं, 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर की पद यात्रा। अब वो पद यात्रा है या क्या यात्रा है भगवान जाने, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, मुझे तो डर लगता है जब ये सुशासन, सुराज्य, अच्छे दिन या जो भी ये सब बात होता है तो बड़ा डर लगता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, प्रशांत किशोर प्योर जो हैं वो मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं और देखिए ये सब मुद्दा पर वो बोल नहीं रहे हैं। वो आए, पीसी किए, गायब हो गए, रणनीति बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका कहना है। लेकिन आप कोई ये कसम थोड़ी ही खाए हैं जबकि हम बनेंगे तभी हम बात करेंगे। वो 3000 किलोमीटर वो पद यात्रा नहीं, वोट यात्रा है उनका वो। और वोट यात्रा क्या है? वही जाति समीकरण ये सब करेंगे। उन्होंने 3 बातें कही कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। लेकिन देखिए कि उसके बाद से उन्होंने एक भी शब्द बोला है क्या? लोगों से मिल तो रहे हैं अलग अलग जगह जाके। मिलने से नहीं होता है। बिहार में भी मुसीबत आया था, बिहार के जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उसका मुसीबत आया था, तो उसमें उनको कम से कम आगे आना चाहिए था। मौका ये था ना कि 2 अक्टूबर था। 2 अक्टूबर को आपने प्लान किया था, ठीक है, कीजिए उस दिन। लेकिन अभी जो हो रहा है तो ऐसे में आपको सामने आना चाहिए था। नेता कोई इसी तरह नहीं बन जाता है, नेता मौका उसको मिलना चाहिए और मौका था उनके पास सामने आने का, आगे आने का। कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि पीटीए क्वेश्चन एग्जाम से पहले वायरल हुआ, तो ये तो मौका था उनके लिए। तो उनका भी लक्षण मुझे ठीक नहीं दिखाई देता है। चलिए, दिलीप से एक सवाल ले लेते हैं। दिलीप, लगातार कई सालों से आप आंदोलन कर रहे हैं, स्थितियां बिगड़ती ही जा रही हैं, बिगड़ती ही जा रही हैं। 2014 का बीएसएससी ले लीजिए, अभी तक तो मामला सुलझा नहीं पूरी तरह से। आप आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल के बाद अगर ये सरकार रह जाती है, कंटिन्यू करती है अगले 8-10 सालों तक, तो किस तरह से आप देखते हैं इस सरकार को और बिहार को कहाँ देखते हैं शिक्षा व्यवस्था में?
देखिए, अगर जो व्यवस्था अभी बिहार में चल रही है, कभी ये गठबंधन तो कभी वो गठबंधन, तो यही अगर चलता रहा तो आगे 10 साल तो छोड़िए, 5 साल के बाद ही ऐसी स्थिति बिहार की हो जाएगी कि अभी तो मतलब बिहार से बाहर ही कलंकित हुआ है ना, बीपीएससी पेपर लीक को, शिक्षा व्यवस्था सबको पता है, और कलंकित हो जाएगा हमारा बिहार। जो भी थोड़ी बहुत अभी बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगा। स्कूली शिक्षा आपका खत्म है बिहार में, यूनिवर्सिटी का खत्म हो गया है। अब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी पहले, वो भी 5 साल से ठप है। शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, जो भी शिक्षक बहाल हो रहे हैं वो भी सेटिंग गेटिंग से बहाल किए जा रहे हैं, पैरवी पैसा से किए जा रहे हैं, और आधा से ज़्यादा सीट शिक्षकों के खाली है, चाहे प्रोफेसर हो या स्कूली शिक्षक हो, आधा से ज़्यादा सीट खाली है। तो आपने तो यूनिवर्सिटी को भी खत्म कर दिया, स्कूली शिक्षा को खत्म कर दिया, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 7 साल में नहीं हो रहा है। तो अब बिहार में बचा क्या? लोग प्राइवेट से ये मैट्रिक इंटर कर ले रहे हैं, क्लास 1 से लेके ये कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करने तो मजबूरी है उनको, सरकारी से ही करेंगे, क्योंकि प्राइवेट तो है नहीं, यहाँ कहाँ से करेंगे, लंदन तो जा नहीं सकते हैं, तो करना मजबूरी है कि मिथिला यूनिवर्सिटी से करे या मगध यूनिवर्सिटी से करे या जहाँ से करे। पटना यूनिवर्सिटी से तो सब कर नहीं सकते, वहाँ तो सीट लिमिट है, बहुत कम संख्या है, और वहाँ का भी स्थिति अभी खराब हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा व्यवस्था तो ऐसे ध्वस्त है। सरकारी नौकरी के लिए जब वैकेंसी निकलती है, एक तो जितना सीट खाली उतना वैकेंसी नहीं आप निकाल रहे हैं। पुलिस विभाग में दरोगा सिपाही मिला के 42,000 सीट खाली है, नीतीश कुमार जी खुद बोले हैं, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। 30 साल से यूनिवर्सिटी में ग्रुप सी डी का वैकेंसी नहीं आया है, लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं आया है। आप नीतीश कुमार जी जब से बने हैं मुख्यमंत्री तब से हम सुन रहे हैं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं निकली है। तो करीब 6 लाख पूरे बिहार में सरकारी पद खाली हैं, उन पर आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। और जो वैकेंसी आ रही है, एक तो समय पे पूरा नहीं हो रहा है, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तर ये देखिए 8 साल से नहीं पूरा हुआ, और जो वैकेंसी आ रही है उसमें धांधली हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, अंदर से सेटिंग हो रहा है। तो ये जो गठबंधन बना हुआ है ना शिक्षा माफियाओं का, उसमें कोचिंग संचालक, शिक्षक, नेता, अफसर, मंत्री, विधायक, ये सब शामिल है। जब तक ये गठजोड़ नहीं टूटेगा तब तक बिहार का भला नहीं होने वाला। मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी के जो करते हैं, चाहे वो अफसर हो या कर्मचारी हो या चपरासी, वही तो सरकारी योजना को लागू करेंगे। तो सरकारी योजना कोई भी बनती है तो अपने आप में वो अच्छी ही होती है। मकसद सरकार का भले वो कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कुछ हो, लेकिन 90% जो योजनाएं होती है किसी भी सरकार की वो सही ही रहती है। उसको उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन सही से होना चाहिए। लेकिन वो करेंगे कौन? अफसर करेंगे, कर्मचारी करेंगे। जब उसी की नियुक्ति होगी गलत तरीके से तो वो कैसे सही से, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो सही से नहीं होगा। तो इसलिए मैं जोर दे रहा हूं बार बार कि सरकारी नौकरी के लिए जो वैकेंसी निकलती है, बहालियां होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, वो सही से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। क्योंकि हमें बिहार की चिंता है, हमें बिहार की चिंता है कि सही लोग जब तक जॉब में नहीं जाएंगे तो फिर सरकारी योजनाओं को सही से कार्यान्वित नहीं करेंगे। जिन लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए उन लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। और इसलिए मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूं इसके लिए। लेकिन मुझे शर्म आती है कि बिहार के जो नेता हैं सिर्फ बोलते हैं युवा बेरोजगारी रोजगार, लेकिन युवाओं के साथ कोई खड़े नहीं। आज बताइए ना बिहार का कोई नेता, चाहे युवा नेता हो या बुजुर्ग नेता हो, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 7 साल में भी नहीं हो रहा, कौन नेता बोल रहा है? 8 साल बाद सचिवालय की वैकेंसी आई, मगध यूनिवर्सिटी के लाखों स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए। मिथिला यूनिवर्सिटी हो, जेपी यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, सबके लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए। क्यों? इसमें उनकी क्या गलती है? उनकी गलती यह है कि वो बिहार में जन्म लिए, उनकी गलती ये हो कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम का वो अंग बन गए, बिहार के स्कूल में पढ़े, बिहार के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए, वो उनकी क्या गलती है? तो क्यों नहीं नीतीश कुमार जी 15-16 साल से मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं इस चीज़ को सुधार पाए? हम कैसे मान लें कि 16 साल में नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया? हम तो देख रहे हैं जब नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी यूनिवर्सिटी का यही हाल था और आज भी वही हाल है। और एक अर्थ में देखिए तो उससे भी बुरा हाल है, क्योंकि उस समय शिक्षकों की कम से कम संख्या थी, योग्य शिक्षक थे, लेकिन आज तो योग्य शिक्षक भी नहीं रहे, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में। तो कैसे बने? 5 साल बाद तो और बुरी स्थिति होने वाली है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जो लीडरशिप हम देख रहे हैं, जो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे युवा में हैं तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, कन्हैया हैं, पीके हैं, चिराग पासवान हैं, ये इनसे भी बदतर स्थिति में ले जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई विजन नहीं है। इनको सीधे है कि ये अभी जात के पॉलिटिक्स से ऊपर उठे ही नहीं हैं। आज देखिए ना कि तेजस्वी यादव आखिर जातिगत जनगणना जिसको केंद्र सरकार, कांग्रेस की सरकार ने आज तक नहीं कराया,
कोई भी सरकार नहीं कराना चाहती है। उसके लिए आखिर क्यों ये प्रेशर बना रहे हैं? कितना बार वो काट का हांडी चढ़ाएंगे? अब रिजर्वेशन क्या करेंगे? क्या किसे नहीं पता है कि दे बिहार में कितना % कौन है? मुखिया का इलेक्शन होता है, एक एक घर का रिकॉर्ड होता है, वार्ड का इलेक्शन होता है, एक शहर के एक एक घर का रिकॉर्ड होता है, सारा कुछ इन्हें पता है। देखिए, इनको पता है कि कितना कौन संख्या है, क्या स्थिति है। अगर इनको वास्तव में उनका सुधार करना रहता तो कर चुके रहते। इनको करना है कि वो डाटा निकले कि हम खेलना शुरू करें कि अरे बाप रे इतना % ये है, इसका एक को विधायक नहीं है, इसका एक को जिला पार्षद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यही आगे ले जाने वाले हैं। ये क्या होता है, जब जातीय जनगणना होगा तो वो गजट वो सारा डाटा, और इसको लेकर ये पॉलिटिक्स खेलेंगे। कहने का मतलब है कि अगला जो ये अगर ये रहे लोग रहेंगे तो अगला 30-40 साल भी यही नाटक नौटंकी केवल होगा। जातीय समीकरण इतना % इसको इतना %, और उसी के बीच में दलाल और माफिया पैदा होता है, और वही सब जो है सारा व्यवस्था को चौपट करता है। तो कहने का मतलब पहले से तो कैंसर है ही, ये डबल कैंसर होने वाला है। अगर ये लोग आएंगे तो मुझे तो आगे साफ नजर आता है कि बिहार का दुर्दिन ही आने वाला है। युवा जो भी हैं, क्योंकि इनमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है राजनेता का, एक विजन वाले नेता का। बस ये एक बड़े नेता के बेटे हैं सारे लोग, या फिर किसी घटना के तहत जो है ये लाइमलाइट में आ गए। लेकिन न युवाओं को लेकर भविष्य है, न ही बिहार में डेवलपमेंट को लेकर भविष्य है, न ही टूरिज्म को लेकर है, न ही इंडस्ट्री को लेकर है। आखिर इतना बड़ा जनसंख्या का कैसे होगा? तेजस्वी यादव कहते हैं कि 10 लाख नौकरी दे देंगे। ठीक है, 10 लाख नौकरी दे दिए, क्या उसके बाद बिहार में बच्चा कोई जवान ही नहीं होगा क्या? पैदा ही नहीं होगा क्या? उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या 10 लाख बच्चे ही हैं बिहार में? 13 करोड़ की आबादी है यहाँ पर। तो कितने लोग जो पढ़ते हैं, क्या वही राज्य की जिम्मेवारी है क्या? जो गांव में नहीं पढ़ पाए या फिर पढ़ने में कमजोर हैं, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? उसके लिए आपने इंडस्ट्री बनाने का आपने विजन रखा है क्या? उसके कैसे वो मानव संख्या को आप खपाएंगे? कैसे क्या करेंगे आप? जनसंख्या कंट्रोल पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। यूनिवर्सल सिविल कोड आने की बात होता है, बोलती बंद हो जाती है। भाई, इतना बड़ा जनसंख्या आपके राज्य में कुछ भी नहीं है। आप लोग ने ही साबित कर दिया है कुछ नहीं है। जब इंडस्ट्री का बात आता है तो प्रति व्यक्ति भूमि धारिता जो है वो सबसे कम है। कैसे हम इंडस्ट्री लगाएंगे? बिहार का इंडस्ट्रियल समिट जो है वो दिल्ली में होता है। दिल्ली में होता है, मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते नहीं हैं उसमें। क्या हम कहेंगे इसका? ये तेजस्वी का उस पर कोई बयान नहीं आता है, उसको लेकर ये नहीं आता है कि हाँ वो भी कॉन्फिडेंस मिले कि आप बिहार में आ पाए। यहां पर तो है कि जब हमें सत्ता मिलेगा तभी हम कुछ सोचेंगे। सत्ता मिलता है, स्वेच्छाचारी लोग हो जाता है। लालू यादव भी हुए, नीतीश कुमार भी हुए, सभी लोग हुए हैं। तो हम कैसे उनके बेटों से मान ले जो कि उनके ही बताए रास्तों पर मजबूती से चल रहे हैं, तो हम कैसे मान ले कि ये आगे सोचेंगे? जबकि ये गरीब भी नहीं है, ये स्कूल में भी नहीं गए, ये कष्ट काटे भी नहीं, ये संघर्ष किए भी नहीं। तो दुर्दिन है। बिहार पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा वाला स्थिति होने वाला, अंधेरा कायम होने वाला है यहाँ पे। तो जरूरत है कि या दो ही काम किया जाए, या तो पूरा लीडरशिप आप बदलिए, या फिर इनको उधर मजबूर कीजिए कि आपके जन सरोकार वाले कामों पर, भविष्य पर ये ध्यान दे, उसी को लेकर रणनीति बनाए और राजनीति भी करे। चलिए, बहुत गर्म चर्चा हो गई है और मुझे नहीं लगता है कि अब एंड रिमार्क मुझे कुछ देने की जरूरत है। चर्चा से जो निष्कर्ष निकला है वो आप समझ चुके होंगे, और अगर आप समझे हैं तो अपना जो आपकी प्रतिक्रिया है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बात, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय छूट रहा है छात्रों से संबंधित, रोजगार से संबंधित, जो हम उठाएं, तो वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।